नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जीके ट्रिक पर। और आज अपन देखेंगे मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राज्य व्यवस्था। और जो अपन ने इतिहास के जो 4 टॉपिक हैं वो पहले कंप्लीट कर लिए। जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं। आज का अपना टॉपिक मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राज्य व्यवस्था रहेगा, जिसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और उनकी व्याख्या से देखेंगे। तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला आने वाली जो राजस्थान की सभी भर्तियों में। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था, जो सिरोपाव जो परंपरा थी उसमें सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? तो कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, हाथी सिरोपाव। ये सिरोपाव क्या होते हैं कि तो इनकी पूरी व्याख्या देख लीजिए। प्रमुख सिरोपाव, जो पहला सिरोपाव कौन सा है? हाथी सिरोपाव, जो सर्वोच्च सिरोपाव है। जिसको ये सिरोपाव मिलता है उसे राज्य से कपड़े वगैरह ये सब मिलाकर कितने 780 रुपये दिए जाते हैं। परंतु विवाह के मौके पर या चोगे या कमरबंद की कीमत मिलाकर 849 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा महाराजा साहब के नज़दीकी भाई बंधुओं को, जो मारवाड़ के महाराज कहलाते हैं, विशेष कृपा और मान प्रदर्शित करने के लिए 1000 रुपये दिए जाते थे। पालकी सिरोपाव, नेक्स्ट कौन सा है? पालकी सिरोपाव जो है, इसमें महाराजा साहब की तरफ से 472 रुपये दिए जाते थे। परंतु विवाह के मौके पर कितने 553 रुपये दिए जाते थे। नेक्स्ट है घोड़ा सिरोपाव। घोड़ा सिरोपाव में है, इसमें साधारण तौर पर 240 रुपये और विवाह के मौके पर 340 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है सादा सिरोपाव में, इसमें प्रथम दर्जे के साधारण तौर पर 140 रुपये दिए जाते और विवाह के समय पर 240 रुपये दिए जाते हैं। परंतु दूसरे दर्जे में 100 रुपये और तीसरे दर्जे में 71 रुपये दिए जाते थे। नेक्स्ट है कुंठा या दुपट्टा सिरोपाव जो है, इसकी प्रथम श्रेणी में 75 रुपये और द्वितीय श्रेणी में 60 रुपये और तृतीय श्रेणी में 45 रुपये दिए जाते थे। नेक्स्ट है कड़ा, मोती, दुसाला और मदिल। मदिल क्या आती है? जरीदार पगड़ी जो सिरोपाव है। इसमें प्रथम श्रेणी में 121 रुपये और द्वितीय श्रेणी में 85 रुपये और तृतीय श्रेणी में 65 रुपये मिलते थे। कड़ा और दुसाला सिरोपाव जो है, इसमें 37 रुपये दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? कि राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की जो भूमि थी उसको राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। किसको माना जाता? भूम, जागीर, हवाला। किसको? खालसा को। इसका राइट आंसर खालसा को राजा की निजी भूमि माना जाता था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है, राजस्व के आधार पर भूमियों का वर्गीकरण। जो खालसा भूमि किसे कहते थे? जो सीधे राजा के अधीन जो भूमि थी उसको क्या बोलते? खालसा। और जागीर, जो जागीर क्या है? फारसी शब्द है। जागीर का क्या अर्थ होता है? सामंतों के अधीन जो भूमि थी उसको जागीर कहते हैं। और बोम क्या है? भूमियों के अधीन जो भूमि थी उसको बोम कहते हैं। इजारा भूमि जो होती थी, यह प्रणाली कमोबेश राजस्थान के सभी भागों में प्रचलित थी। इजारा प्रणाली को अनेक स्थानों में ठेका अथवा आगबंदी के नाम से भी जाना, किसके नाम से? ठेका या आगबंदी के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखते, बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली को मुकाता के नाम से जाना जाता था। बीकानेर में किस नाम से? मुकाता के नाम से। घर वाला जो भूमि थी ये उच्च जाति के व्यक्तियों तथा राज्य के अधिकारियों का ऐसा वर्ग जिन्हें कृषि में रियायतें दी जाती थी। नेक्स्ट है मुश्तरका। मारवाड़ राज्य में कुछ गांव ऐसे थे जिनकी आय जागीरदार और राज्य में बटी हुई थी। ऐसी भूमि को मुश्तरका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागीर। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? किससे लिया गया है? फारसी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकाया होता था। महकमा बकाया होता था। ये राइट आंसर है। एक, अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। व्याख्या देख लीजिए इसकी। दीवान मुख्य रूप से अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। दीवान क्या होता है? अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था, जिसके दफ्तर दीवाने हजूरी में सब कागजात सुरक्षित रखे जाते थे। वह इन कागजातों के आधार पर राजा को राज्य की स्थिति से अवगत कराता था। इसके दफ्तर में एक महकमाए बकायात भी होता था, जो परगनों के अफसरों को राजस्व की दरें, बकाया की वसूली, परगनों की खजानों की जमा, खजाना हजूरी में भेजी जाने वाली रकम आदि के बारे में दिशा निर्देश भेजता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजारा किसके लिए जाना जाता था? इजारा किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? राजस्व की ठेका भूमि थी, उसके लिए इजारा जाना जाता है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। इजारा प्रणाली को अनेक स्थानों में ठेका अथवा आगबंदी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली को क्या बोल देता है? मुकाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। कौन था? प्रधान, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था राजा के बाद। व्याख्या देख लीजिए इसकी। प्रधान जो होता था, मुगलों के आगमन से तथा उनके साथ संधि होने या उसके दरबार के संपर्क में आने से मध्यकालीन शासन में कुछ परिवर्तन आए और विशेष रूप से कुछ नए पदों का सृजन हुआ। तब पुराने पदों को मुगल ढंग से कहा जाने लगा। प्रधान पद राजा से दूसरी श्रेणी में था, जो शासन, सैनिक और न्याय संबंधी कार्यों में उसकी सहायता करता था। प्रधान को मुख्यमंत्री या मंत्री प्रवर कहते थे। प्रधान क्या बोलते थे? मुख्यमंत्री या मंत्री प्रवर। मारवाड़ तथा अन्य राज्यों में भूमि अनुदानों पर प्रधान के हस्ताक्षर होना आवश्यक था। अच्छे प्रधान के लिए अच्छा प्रशासन और चतुर दबंग होना आवश्यक था। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था। क्या कहते थे? जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी जो था उसको बोलते थे अक्षपटलिक। तो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी अक्षपटलिक गलत था। एक बार व्याख्या देख लीजिए इसकी, किसको क्या होते। 60वें शिलालेख में विवादित है कि मेवाड़ में अमात्य जो कौन होता है? मुख्यमंत्री। संधि विग्रही जो युद्ध और संधि का मंत्री जो होता है उसको संधि विग्रही कहते हैं। अक्षपटलिक जो पुरालेख मंत्री जो होता है उसको अक्षपटलिक। और वधिपति होता है वो क्या होता है? मुख्य दुख होता है। और बीसगादिराज मुख्य वेद होता है, उसको क्या बोलते हैं? बीसगादिराज आदि मंत्रिमंडल के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी। क्या जिम्मेदारी थी?
मुख्य लेखाकारी के रूप में काम करना। मुख्य लेखाकारी के रूप में काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद को प्रयोग किया जाता था। कहाँ पे? राज्य के ज्योतिष के लिए नैमित्तिक शब्द जो पदनाम को प्रयोग किया जाता है ज्योतिष के लिए। व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में राजकीय ज्योतिषी को नैमित्तिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। क्या? विद्वानों एवं धार्मिक विद्वानों को जो है दी जाती थी। व्याख्या देख लीजिए। मिल्क सरयुगल भूमि को मदद ए मास भी कहा जाता था। जो मिल्क या सरयुगल जो भूमि होती है उसको क्या बोलते थे? मदद ए मास। यह भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दी जाती थी। यह भूमि विद्वानों, कवियों, ब्राह्मणों, चारणों, बाटों, संप्रदायों, पुण्यार्थ कार्यों आदि के लिए दी जाती थी। यह कर मुक्त होती थी। भूमिग्राही इसे बेच नहीं सकता था। इस प्रकार की भूमि विविध नामों से जानी जाती थी। इसके अंतर्गत इनाम, अलूफा, खांगी, उदक, मिल्क, भोग, पुण्य इत्यादि भूमि अनुदान में सम्मिलित है। मुगल प्रभाव के कारण इसे मदद ए मास भी कहा जाने लगा। राजस्थान में इसे क्या बोलते हैं? शासन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। भू लगान निर्धारण की एक विधि थी, उसको क्या बोलते? जब्ती। व्याख्या देख लीजिए इसकी। एक ही प्रगणि में जब्ती नाप कर जो होता था बंटाई उपज का निश्चित भाग व कनकूत प्रणाली प्रचलित होती थी। नगदी फसलें कौन सी थी? गन्ना, कपास, अफीम, नील पर प्रति बीघा की दर से राजस्व का निर्धारण तथा वसूली को जब्ती जो टोडरमल द्वारा शुरू किया गया था, इसको जब्ती कहते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? कौन सी है? जब्ती। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर। व्याख्या देख लीजिए इसकी। रेख क्या होता है? जब मुगलों की परिपाटी के अनुकूल राजपूत शासकों द्वारा सामंतों की जागीर की उपज का वार्षिक अनुमान निर्धारित किया गया तो उसे रेख कहा जाता था। जो उनकी जो अनुमानित जो वार्षिक अनुमान से लागत जो उनका कर निर्धारित करते थे उसको क्या बोलते थे? रेख जो कि जागीर की वार्षिक आय थी के आधार पर सामंतों के सैनिक बल का अनुपात स्थापित होने लगा। मारवाड़ के रेख शब्द का प्रयोग पट्टा रेख मारवाड़ में रेख शब्द का प्रयोग पट्टा रेख और बर्तुरेख के रूप में किया जाता था। जो पट्टा रेख का तात्पर्य जागीर की उस अनुमानित वार्षिक आय से था जिसका शासक द्वारा प्रदान किए गए जागीर पट्टे में उल्लेख किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा बयाना जो भरतपुर में
व्याख्या देख लीजिए। 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार बयाना भरतपुर में अत्यंत विकसित अवस्था में था। दोस्तों ये टॉपिक वैसे ज़्यादातर पढ़ते नहीं है, लेकिन इसमें से भी हर बार लगभग क्वेश्चन इसी में से पूछते हैं, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको एक बार सर्च जरूर देख लेना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। कौन सा कथन सही नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, कौन सा कथन सही नहीं है, इसका कथन देख लेते हैं। खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, ये सही है। जागीर भूमि पर जागीरदार या ठेकेदार का पैतृक नियंत्रण होता है, ये भी सही है। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती है, ये भी सही है। चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता है, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चारागाह भूमि या चरणोत गोचर जो गांवों के निकट पशुओं के चराने के लिए गांव की जो सामूहिक संपत्ति होती थी, चारागाह भूमि जो होती थी। चरणोत उस भूमि को कहते थे जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती थी। ऐसी भूमि ग्राम पंचायत के नियंत्रण में होती थी, राजा के अधीन नहीं होती थी, ग्राम पंचायत के अधीन होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। ग्रामीण परिषद व्याख्या देख लीजिए इसकी। पंचकुल एक स्थायी संस्था होती थी जिन्हें अर्ध सामाजिक और अर्ध राजनीतिक कहा जा सकता है। पंचकुलों का प्रमुख कार्य भूमि से संबंधित था, जिसमें भूमि का बदलना, उसका नाम, उपज की व्यवस्था करना आदि था। सरकार द्वारा जो भी आदेश भूमि संबंधी होते थे, उनका परिपालन पंचकुल के द्वारा करवाया जाता था। इस संस्था द्वारा क्रय विक्रय पर कर लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? जैसलमेर में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जैसलमेर के बाटी रावल हर राज के शासनकाल में सामंतों की श्रेणी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। दो श्रेणी थी, एक डाबी बाएं और दूसरी जीवनी तो दाएं। अड़सठा क्या है? जो जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड था, उसको क्या बोलते हैं? अड़सठा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। ये जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है, जो तोजी वर्गों के रूप में है। इसमें जयपुर राज्य के परगनों में जितने मौजे थे उनकी भूमि पैदावार आदि का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजलास खास की स्थापना की थी, किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने। व्याख्या देख लीजिए। वर्ष 1869 में मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह ने महकमा खास सर्वोच्च न्याय अदालत के गठन की घोषणा कर एजीजी कर्नल किटिंग द्वारा संगठित राज्य के लिए नई कानूनी संहिता प्रसारित की। 1870 में शारीरिक यातना देने के स्थान पर जुर्माना और कारावास की सजा देने की पद्धति आरंभ की गई। इस बीच शंभू सिंह की मृत्यु हो गई, परंतु उसके उत्तराधिकारी महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 1877 इनका शासनकाल है, ने सुधार जारी रखे और 10 मई 1877 को उन्होंने एक नई राज्य परिषद इजलास खास की स्थापना की। पहले अपीलें और अर्जियां महाराजा के
प्राइवेट सेक्रेटरी के पास पेश की जाती थी, परंतु सन 1933 में इजलास ए खास नाम के महकमा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी, किसने की थी? शंभू सिंह ने। 1632 और गोल का संबंध किससे है? किससे? मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियों से हैं 16, 32 और गोल से संबंधित। क्या देख लीजिए इसकी। सामंतों की श्रेणियाँ, मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी, 32 द्वितीय श्रेणी और गोल जो तृतीय श्रेणी के सामंत या उमराव कहलाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं इनको। मारवाड़ में राजवीस या राजवी राज परिवार के सामंत इन्हें रेक, हुक्मनामा, चाकरी आदि करों से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त रखा। सरदार राज परिवार के अतिरिक्त मुत्सदी अधिकारी वर्ग जो जागीर प्राप्त किए हुए हो। गनायत अपनी शाखा के अतिरिक्त बाहर से आए हुए सरदार नाम से विभाजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने का कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेक देने से मुक्त रखा जाता था, कहलाते थे, क्या कहलाते थे? राजवी। राजवी, सरदार, मुत्सदी और गनायत किस राज्य के सामंतों की श्रेणी थी? किसकी थी? मारवाड़ की। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? किससे है? आमेर से है 12 कोटड़ी। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 12 पुत्रों के नाम से स्थायी जागीर चलाई, जिन्हें कोटड़ी कहा जाता था। आमेर जयपुर में सामंतों का वर्गीकरण 12 कोटड़ी में किया गया। इसमें प्रथम कोटड़ी कछुआओं की थी, जो राजावत कहलाए थे। यह राजवंश के निकट संबंधी थे। इसके बाद नाथावत, फिर खंगारोत, फिर नरुका, फिर बंकावत आदि कोटड़ियाँ थी। 12 कोटड़ी गुजरों की थी। 12वीं कोटड़ी कौन सी थी? गुजरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाटा अथवा लाटाई एवं कुंता क्या था? क्या था? लाटा या लाटाई भू राजस्व व्यवस्था, जिसे भुगतान फसल के रूप में होता था। व्याख्या देख लीजिए इसकी। लाटा जो है इस भू राजस्व वसूली के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रणाली थी, जिसे बंटाई भी कहते थे। इस प्रणाली के अंतर्गत जब फसल पककर तैयार हो जाती थी और खलिहान में साफ कर दी जाती थी, तब ये राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किया जाता था। एकत्रित उत्पाद को तोड़ना अथवा डोरी द्वारा माप लेना और कहीं कहीं अनुमान से भी भूमि का हिस्सा निश्चित कर दिया जाता था। व्याख्या देख लीजिए इसकी। कुंत या कनकुत राजस्व निदान की एक प्रणाली के अंतर्गत कुल उपज के ढेर या खेत पर खड़ी फसल का स्थूल मोटा अनुमान लगाकर भाग निर्धारित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट की आज्ञानुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे, क्या कहलाते थे? हर्बुल हुकुम। व्याख्या देख लीजिए। हस्बुल हुक्म, इसके तहत शाही परिवार के किसी सदस्य अथवा सरदार द्वारा प्रेषित आदेश, जिसमें किसी व्यक्ति को कोई स्वीकृति दी जाती थी तथा जिसमें बादशाह की सहमति होती थी।
बाल्द क्या थे? बाल्द क्या थे? सार्थवाहक। व्याख्या इसकी, गाड़ियों पर अपना माल लाद कर पूरे काफिले या साथ के साथ उस माल को दूर दूर तक बेचने जाने वाले व्यवसाय जो थे सार्थवाहक कहलाते थे। भूमि बंदोबस्त की सात प्रथा। भूमि बंदोबस्त की सात प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? किससे है? मेवाड़ से। कोटा राज्य में झाला जालिम सिंह ने राजस्थान में 1807 ईस्वी में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया। इसके अंतर्गत इन्होंने राज्य की समस्त भूमि को नपवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटक, विछायत, चूसराय क्या थे? क्या थे? राजस्थान में स्थायी करों के नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? क्या था? एक प्रकार की लाग थी। कांसा परोसा एक क्या थी? लाग थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। जिससे बेल आइकन प्रेस करने से हमारी जैसे वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांसा पारोसा या कंस पारोसा को एक प्रकार से सामाजिक कर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये कर विवाह और मृत्युभोज के अवसर पर किसानों से वसूला जाता था। कब? विवाह और मृत्युभोज के अवसर पर किसानों से वसूला जाता था। तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा कर से दिवाली या होली जैसे पर्वों पर तिवारा कर वसूला जाता था। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? क्या था? खरड़ा श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि जो है उसको खरड़ा कहते हैं। खरड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार बंधाई क्या थी? नेक्स्ट क्या है? तलवार बंधाई क्या थी? तलवार बंधाई जो नए जागीरदार की गद्दीन सिंह के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला जो उत्तराधिकार शुल्क था उसको बोलते थे। जो जागीरदार जो गद्दी बैठता था उससे वो कर वसूला किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देख लीजिए, उत्तराधिकारी शुल्क, यह शुल्क विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंधाई, नजराना, ये आदि जो क्या है उत्तराधिकारी शुल्कों के नाम है। तलवार बंधाई था। तलवार बंधाई क्या था? एक कर था। तलवार बंधाई क्या है? एक उत्तराधिकारी शुल्क है। ठीक है दोस्तों, नमस्ते। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।